हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के लिए हम जीके टेस्ट नंबर 3 आज लेकर आए हैं। जिस तरह से हमने कल और परसों आपको जीके के टेस्ट करवाए थे जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया था, तो इसी तरह से आज भी हम 25 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और जीके का टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये जो क्लास है वो डेली 10:30 बजे होती है सुबह, ठीक। तो आप लोग जो है सुबह 10:30 बजे इस क्लास को रेगुलर लें और यूपी ट्रिपल एससी पैट में जीके में एक बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जिस तरह से कल और परसों की वीडियो में आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं कितने आपके इसमें करेक्ट हुए वो शेयर किए, तो आज भी जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 और 60000। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो सूर्य की सतह है उसका तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जो सवाना के घास के मैदान हैं ये कहाँ पर होते हैं? तो याद रखेंगे आप, अफ्रीका महाद्वीप में जो है सवाना घास के मैदान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों याद रखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन है वो हुआ था, ठीक। और 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहें तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो यहाँ पर पूछा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का युद्ध पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पूछा जा रहा है तीसरा युद्ध का जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब दोस्तों यहाँ पर हम पानीपत के तीनों युद्धों को देखेंगे, ठीक। जो पहला युद्ध है फर्स्ट, ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। जो सेकंड है ये आपका कब हुआ था पानीपत का? तो ये हुआ था 1556 में। याद रखेंगे 1526 में पहला और दूसरा हुआ 1556 में, और जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था आपका, जो थर्ड है वो हुआ था 1761 में। और यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरा युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों जो पहला युद्ध है 1526 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक। जो दूसरा युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? तो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्यों था? क्योंकि जो बाबर थे इनकी जो सेना है वो काफ़ी कम थी, 20 या 25 हज़ार के लगभग इनकी सेना थी। और जो दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी थे उनकी सेना विशाल थी, लगभग 1 लाख के ऊपर उनकी जो सेना है वो मानी जाती है, 1,10,000 या 1,20,000। इसके बावजूद भी जो इब्राहिम लोदी हैं वो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गए थे। क्यों हार गए थे? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने जो पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, उसमें युद्ध के समय कौन सी पद्धति जो है अपनाई थी? तो आप याद रखेंगे तुलुगामा पद्धति। कौन सी है? तुलुगामा पद्धति जो है बाबर ने अपनाई थी युद्ध के समय, और इसी पद्धति की वजह से जो बाबर है वो विजयी हुए थे पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक, याद रखेंगे। और इसमें बाबर ने 20 तोपों, लगभग 20 तोपों का इस्तेमाल किया था, इस वजह से जो बाबर हैं वो विजयी हुए थे, ठीक। तो ये याद रखेंगे पानीपत के तीनों युद्ध 1526, 1556 और 1761। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का यहाँ पर जन्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
तो प्रोटॉन की जो खोज है वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तारापुर, उदयपुर, हैदराबाद और रांची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु बिजली घर। ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक बात आपको बता दें कि जो आपका पैट का एग्जाम है इसमें अगर हम जीके की बात करें तो जीके और प्लस आपका करंट अफेयर्स ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? टोटल 50 नंबर का। अब आप लोग सोचिए कि 100 नंबर का आपका पेपर है और 50 नंबर जो है आपका जीके और करंट अफेयर्स से आना है। जो करंट अफेयर्स है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी, सामान्य जागरूकता आपकी 10 नंबर की रहेगी। तो 20 नंबर ये आपके वहाँ से हो जाते हैं और 30 नंबर की आपकी जीके पूछी जाती है। अगर हम ओवरऑल देखें कि जीके और करंट अफेयर मिलाकर के कितने नंबर आएंगे तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए इसका जो सबसे ज़्यादा रोल है वो जीके का और करंट अफेयर्स का है। इसलिए आप जो है रेगुलर जीके के टेस्ट करते रहें और एक अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक ये किसके दरबार में थे? तो पूछा जाता है कई बार कि जो चरक चिकित्सक थे ये किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। दोस्तों कल के वीडियो में आपको बताया था कि 3 जो बौद्ध संगीति हैं वो किनके शासनकाल में हुई थी। जो पहली है वो हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर और जो आपकी दूसरी है वो किसके टाइम पर हुई थी? तो याद रखेंगे कालासु के टाइम पर। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी अशोक के टाइम पर। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि गौतम बुद्ध की जो देह त्याग की घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ जो एक ऑप्शन दिया है महाभिनिष्क्रमण, ये भी शब्द बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने जब अपना घर त्यागा था तो उनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो दोनों ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। याद कैसे रख सकते हैं? नाथू का सिक्का जल गया, एक ट्रिक है छोटी सी, नाथू का सिक्का जल गया, याद रखेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारत में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें ए, रसिया से। जो रूस का संविधान है वहाँ से लिए गए हैं भारत में मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे, जो अधिकार हैं वो अमेरिका से और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके रसिया से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था लखनऊ में, यानी कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उस दौरान ये समझौता हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। तो ये कब हुआ था? तो सन 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों पिछली बार जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, टीईटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं धारा 333, 356, 341 और 22। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 के तहत। दोस्तों यहाँ हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन और स्टेट इमरजेंसी एक ही बात है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट इमरजेंसी जो है किस अनुच्छेद के तहत लगती है? तो याद रखेंगे 356 के तहत। और जो नेशनल इमरजेंसी है वो भी याद रखेंगे 352। और जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो लगती है 360 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5% जो है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं NH7, NH22, NH1 और NH32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NH7। ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है NH7। अगला क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत किसने की थी? 1912 में अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है इसकी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने 1912 में अल हिलाल नाम से एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद होगा आपको, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों जो मैं यूपी एग्जाम क्रेजर जो हमारा फर्स्ट वाला चैनल है उस पर मैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की डेली एक क्लास लेकर आता हूँ सुबह 5:30 बजे, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि वहाँ पर जो है हम जो आपकी सामान्य जागरूकता जो स्टैटिक जीके है वहाँ पर मैं उसे कवर कराता हूँ। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर उस क्लास को देखते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन उनको अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक, तो आप लोग भी उसे जरूर देखा करें। तो अगला है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों कहाँ पर गाया गया था? याद रखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो है ये गाया गया था 1911 में। ठीक है, और किसने गाया था? तो स्वयं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने ही इसको गाया था। ठीक, याद रखेंगे 1911। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर का जो है परिवर्तित रूप होता है संगमरमर। ठीक, याद रखेंगे चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? यानी कि किस आंदोलन को जो है उन्होंने बंद कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन को। अब दोस्तों जो चौरी चौरा कांड है इसके बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है इसे बंद क्यों कर दिया था, क्या वजह थी? तो दोस्तों क्या था, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक, याद रखेंगे 1920 में। इसके बाद दोस्तों ये चलता रहा और 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, चौरी चौरा कांड। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि जो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, तो उसके विरोध में ये जो असहयोग आंदोलन है वो जारी था। और 4 फरवरी के दिन क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, जो किसान थे भारत के और जो व्यापारी थे उनको रोकने के लिए उन्होंने बल प्रयोग किया। और इस ऐसे समय में जो भारतीय किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे उनमें कई सारी लोगों को गोली लगने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में जो किसान और व्यापारी थे वो उग्र हो गए और उन्होंने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन था तो वहाँ पर जो है आग लगा दी और उसमें क्या हुआ कि कई सारे पुलिसकर्मी जो है मारे गए। तो ऐसे में ये जो आंदोलन था वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गया और महात्मा गांधी ने इसी वजह से इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया था 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद। एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर ये हुआ था कि जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दी गई थी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और अंदर से वो द्रवित हुए कि ये जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया है। इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। ठीक, तो ये इसके पीछे का इतिहास है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों असहयोग आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है या असहयोग आंदोलन आता है तो एक ही बात है। ठीक, ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन का ही नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का कि देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। ये जो है देश की स्वतंत्रता के टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इस जीके टेस्ट में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के जीके टेस्ट देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।